हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट स्टडी। देखिए आईटी वाली ध्यान दीजिए। यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे वेल्डिंग के क्वेश्चन की, जो कि सारे जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, फिटर का हो चाहे टेक्नीशियन का हो, मैकेनिकल डीजल हो या फिर आपका आरएसी हो, सब में वेल्डिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये। 30 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ इसमें, ठीक है। वेल्डिंग के 30 क्वेश्चन करेंगे और इंडियन ऑयल आईओसीएल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, पाइपलाइन के, जो कि 27 को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आप देखिए, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, सभी लोगों से उम्मीद रहती है वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो भाई, अगर आपको आता है तो आप बता सकते हो लाइव चैट में। देखिए, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इन द न्यूट्रल फ्लेम। देखिए, फ्लेम तीन प्रकार की होती हैं, 3 टाइप की फ्लेम होती है। एक तो न्यूट्रल फ्लेम होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, रिड्यूसिंग फ्लेम होती है। एक रफ कॉपी ले लीजिए आप, और वहाँ पे आप जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन। देखो, फ्लेम का मतलब हो गया आपकी, जैसे हम जैसे वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे फ्लेम होती है, ठीक है। किस तरीके से, मान लो इस तरीके से हो गई, ठीक है। फ्लेम होती है, हाँ, ज्वाला बोलते हैं उसको, जिसे हम वेल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो जाएगी। और न्यूट्रल न्यूट्रल फ्लेम में जो रेशियो होता है ऑक्सीजन का और एसिटिलीन का, वो होता है 1:1, ठीक है। ये लिख लीजिए आप। न्यूट्रल फ्लेम होती है जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो होता है 1:3 होता है। दूसरा आता है न्यूट्रल फ्लेम जो यूज़ करी जाती है, मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, यूज़ करी जाती है न्यूट्रल फ्लेम, वो करी जाती है स्ट्रक्चरल स्टील के लिए, ठीक है। स्टील, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन हो गया, और कॉपर हो गया, ये लिख लेना, ठीक है। कॉपर हो गया, कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम हो गया, एल एल्यूमिनियम लिख दे रहा हूँ मैं। और स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। ये चीज़ लिख लेना कॉपी में, समझ में आ गया। अब दूसरी जो होती है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो होता है, ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो होता है, वो हम कितना रखेंगे, 1.5:1। मतलब यहाँ पे, मतलब क्या हो गया, 1.5, मतलब ये ज़्यादा है। ऑक्सीजन है वो ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग का मतलब हो गया ऑक्सीजन ज़्यादा है, एसिटिलीन कम है, तो एक रेशियो ये हो गया, ठीक है। ये यूज़ होती है ब्रास के लिए, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। ये लिख लेना आप। और गोल्ड के लिए ऐसे भी आ जाता है कि गोल्ड के लिए कौन सी फ्लेम यूज़ होती है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ब्रास के लिए कौन सी होगी, ठीक है, ब्रॉन्ज के लिए होगी। तो ये सब फ्लेम यूज़ होती हैं तीनों के लिए ऑक्सीडाइजिंग, जिसमें रेशियो होता है 1.5 से लेके 1, ठीक है। अब थर्ड जो फ्लेम आती है वो आती है रिड्यूसिंग, कार्बोराइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग कार्बोराइजिंग फ्लेम, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो होता है वो होता है 0.9 अब इसमें देखो क्या है, ऑक्सीजन तो कम है, ठीक है, ये और 0.9 देखा है, ये कम है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगी अपनी कार्बोराइजिंग फ्लेम, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है, एसिटिलीन ज़्यादा होती है। और इसकी एप्लीकेशन बता दूं तो एप्लीकेशन देखो, यहाँ पे नॉन फेरस मटेरियल, नॉन फेरस, फेरस का मतलब जो आपके अलोह धातु होते हैं, ठीक है, उसके लिए। और हार्ड सरफेस मटेरियल के लिए होगा, हार्ड सरफेस मटेरियल के लिए होगा, लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सच एज स्टेनलेस सैटेलाइट होता है, या फिर हाई कार्बन स्टील, निकिल, मोनिल, ठीक है, इसके लिए ये होगा। इसकी जो, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फ्लेम का टेम्परेचर भी पूछा जाता है, तो इसमें मैं न्यूट्रल फ्लेम में आपको टेम्परेचर बता दे रहा हूँ। फ्लेम जो होती है, ठीक है, फ्लेम जो होती है इसका टेम्परेचर होता है 3200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबका अलग अलग होता है, तो हम आगे देखते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1:1, ठीक है। समझ में आ गया, इतना मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पहला। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द कंप्लीट रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग साइकिल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द पार्ट।
देखो रेजिस्टेंस वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग जरूर पढ़ लेना, उससे पक्का क्वेश्चन आएगा। उससे 4 से 5 वेल्डिंग उसमें पूछी जाती हैं, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, ठीक है, 4 टाइप्स की होती है, जिसमें देखो सबसे पहले आ जाता है स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट हो गया, ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग हो गया। यहाँ पे सीम वेल्डिंग हो गया दूसरा, सीम SEAM, ठीक है, सीम वेल्डिंग हो गया, लिख लेना कॉपी में, ठीक है, सीम वेल्डिंग हो गया। प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गया, प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गया। उसके बाद आता है बट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग। तो ये कुछ टाइप की होती हैं स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट में क्या होता है कि आप अगर हमारी एक चादर है मान लो इस तरीके से, जिस पे हमें वेल्डिंग करनी है, 2 प्लेट होंगी पतली पतली, ठीक है, जिसमें क्या होता है 0.025 से लेकर 1.25 तक की चादरें होती हैं, जिसपे क्या पॉइंट टू पॉइंट स्पॉट करे जाते हैं। ये पॉइंट अगर कर रहे हैं ऐसे करके वेल्डिंग का तो स्पॉट बोलेंगे, ठीक है। और जिसमें वेल्डिंग में अगर रोलर यूज़ करे जा रहे हैं इस तरीके से, और उसके बीच में से चादर अगर पास करी जा रही है इस तरीके से, तो इसको हम बोलेंगे सीम वेल्डिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आती है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो 4 टाइप इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, मतलब इनमें में से कौन सा प्रक्रिया में गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। देखो मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉन कंज्यूमेबल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रोड होता है जो हम वेल्डिंग करते हैं, देखो जो हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, ये हो गया, और ये हमारा मान लो इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, ये वायर से ये जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, चिंगारी होती है, ये जो है आपके सामने ये इलेक्ट्रोड है। अब ये इलेक्ट्रोड क्या है, नॉन कंज्यूमेबल है, नॉन कंज्यूमेबल मतलब ये घिसेगा नहीं, ठीक है, तो TIG का होगा, ठीक है, TIG का होगा, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। TIG की फुल फॉर्म होती है, अभी लिख लेना, ठीक है। मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपको लिखते चले जाना है। TIG का मतलब हो गया टंगस्टन, TUNGUSTN, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज़ होता है वो टंगस्टन का होता है, ये ध्यान रखना, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। एक आती है MIG वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है MIG की फुल फॉर्म होती है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो कंज्यूमेबल होता है। कंज्यूमेबल का मतलब होगा इलेक्ट्रोड खर्च होता रहता है लगातार, ठीक है। इलेक्ट्रोड होता है वो वायर की फॉर्म में होता है, वो लगातार खर्च होता रहता है, ठीक है। तो ये दोनों वेल्डिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नॉन कंज्यूमेबल का, वो हो जाएगा TIG वेल्डिंग, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, यहाँ देखते हैं, इज ए ग्रुप ऑफ फाइन होल्स ऑन द सरफेस ऑफ वेल्ड कॉज बाय द गैस इंट्रीपेंट। गैस न निकल पाने के कारण वेल्ड की सतह पर बनने वाले बारीक छिद्र का एक समूह है। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मान लो कि वेल्डिंग हो गई, ठीक है, थोड़ा समझ लेना, ठीक है, ये वेल्डिंग हो गई, ये वेल्डिंग हो गई। अब यहाँ पे ये बहुत एक तरीके की बहुत लाल हो गई ये वेल्डिंग, ठीक है, इसके अंदर कुछ गैसेस होंगी, अब वो गैस नहीं निकल पाएगी, तो ऐसे ऐसे गोली टी टाइप की बन जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से ऊपर वेल्डिंग के ऊपर इस तरीके से हो जाएंगे, इस तरीके से फूले फूले टाइप की, गैस निकल नहीं पाएगी, तो उसको हम ब्लो होल्स बोलेंगे, ठीक है, ब्लो होल्स बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है, ब्लो होल्स, सी आंसर इसका हो जाएगा ब्लो होल्स, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DCEP। DCEP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो देखेंगे डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉइंट, ये तो गलत है, ठीक है। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये भी गलत है। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक पॉजिटिव, क्या आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट करंट, ये भी गलत है, ठीक है। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ये आंसर इसका हो जाएगा।
तो इसमें क्या करते हैं देखो, तो यहाँ पे जो फुल फॉर्म पूछी जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है, देखो मैं बता रहा हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तो ये हो जाएगा डी, ठीक है। और पूछी जाती हैं वो DCSP और होती है DCRP, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी, ठीक है। ये उसका फुल फॉर्म हो गई, लिख लेना। डायरेक्ट करंट यहाँ पे वो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी, ठीक है। इसके वो डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी। अब इनका मतलब क्या होता है ये भी जान लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूँ, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी जो होती है वो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है, उसको बढ़ाने का कार्य, बढ़ाने एवं कार्यखंड पर अधिक ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का मतलब होगा जैसे वेल्डिंग आप कर रहे हो, ठीक है, जैसे वेल्डिंग कर रहे हो तो ये जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होगा, यहाँ पे वेल्डिंग अधिक मात्रा में अंदर तक जाएगी, ठीक है। इस तरीके से होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रखा जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रखा जाएगा। इलेक्ट्रोड मतलब हो गया आपका ये वाला इलेक्ट्रोड होता है ना वेल्डिंग पे करते हैं, तो इसको पॉजिटिव रखा जाएगा, इसको निगेटिव रखा जाएगा बेस मेटल को। इस तरीके से करेंगे। ये डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी हो गया, ठीक है। और रिवर्स इसमें क्या होता है, जैसे डायरेक्ट करंट यहाँ पे देखो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है एक चीज़, एक मिनट। इसको डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी होती है, उसमें ये माइनस होता है, ये नेगेटिव रखा जाता है, ये पॉजिटिव रखा जाता है, ये ध्यान रखना। और रिवर्स में क्या होता है, ठीक है, DCRP जो होता है उसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे वेल्डिंग हो रही है, तो इसको रखा जाएगा प्लस, पॉजिटिव रखा जाएगा इसको, और इसको निगेटिव रखा जाएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कह देता है कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी में जो इलेक्ट्रोड को रखा जाता है वो कैसा रखा जाता है, पॉजिटिव, ठीक है, या फिर निगेटिव। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। दोनों मैंने बता दिए हैं। ये जो है वो DCSP है, ठीक है, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी है, ये डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी है, दोनों याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए, द कोटिंग फैक्टर फॉर ए हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। तो कोटिंग फैक्टर जो होता है वो हैवी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड के लिए क्या रखा जाएगा, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे जो कोटेड इलेक्ट्रोड रखा जाएगा फॉर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड वो 1.6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कोटेड फैक्टर की। कोटेड जो फैक्टर हो, कोटिंग फैक्टर जो होता है वो मैं आपको बता दूँ D/D होता है, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है, ये याद रखना। कैपिटल D होगा वो कोटिंग का व्यास होगा, मतलब डायामीटर, डाया ऑफ कोटिंग। कोटिंग क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद हो गया कोर वायर, वायर का व्यास, तो डाया ऑफ वायर। जैसे आपका इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हो गया, तो यहाँ पे आप पता होगा यहाँ पे इस तरीके से वायर होता है, ठीक है। तो ये वायर के ऊपर जो ये लगा हुआ है इतनी लेयर में, ठीक है, ये जो लगा हुआ है ये फ्लक्स हो गया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फ्लक्स, पता होना चाहिए ये फ्लक्स है। तो ये इसका इसका ऊपर का जो डाया ऑफ कोटिंग है, कोटिंग का जो डाया है वो ये आप रखेंगे, ठीक है, पहले ऊपर, और अपॉन में रखेंगे ये इसका वायर, इसका डायमीटर, डायमीटर मतलब इसका व्यास, ठीक है। तो ये हो गया D/D हो गया। अब सीधे पूछ लिया जाए, आपको दे दिया जाए कि मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखो चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं। आपको दे दिया है डायमीटर ऑफ कोटिंग इज 30 एंड डायमीटर ऑफ वायर 5, देन द फाइंड ऑफ कोटिंग फैक्टर। तो कोटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे आप, 30/5 कर दोगे ना, 5×6 = 30 हो गया, तो 6 आ जाएगा कोटिंग फैक्टर। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कोटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो लिख लेना सारी कॉपी। आप एक बार देखो वीडियो चल रहा है, बाद में फिर से देख लेना वीडियो, आपको बार बार वीडियो देखने से कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। बैक हैंड टेक्निक इज द ऑक्सीएसिलीन वेल्डिंग प्रोसेस इज आल्सो नॉन एज। तो बैक हैंड टेक्निक, ठीक है, ये आपको देखना है। तो ये राइट वर्ड टेक्निक और बैक हैंड टेक्निक होती हैं, जिसमें क्या है कि हम हाथ को, जैसे मान लो
ये इसमें क्या है, बैक हैंड टेक्निक, ठीक है। इसका आंसर होगा राइट वर्ड टेक्निक। राइट वर्ड टेक्निक मतलब हम राइट की साइड में वेल्डिंग करते चले जाएंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और एक होती है फॉरवर्ड टेक्निक। फॉरवर्ड का मतलब हो गया अपना फॉरवर्ड टेक्निक हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हम इधर की साइड में इधर की साइड में वेल्डिंग करते चले जाएंगे। इस तरीके से होता है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ ऑब्टेन इन द ऑक्सी एसिलिन वेल्डिंग। तो ऑक्सी एसिलिन वेल्डिंग में जो हायर टेम्परेचर जो होता है वो कितना हो जाएगा भाई, 3200 डिग्री सेल्सियस, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। 3200 डिग्री सेल्सियस होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। लाइक ज़रूर करना सभी लोग, ठीक है। वीडियो को PDF देने की कोशिश करूँगा मैं आज, देखो कोशिश करूँगा, ठीक है। थर्मेट इज मिक्सचर ऑफ फाइन एल्यूमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड, द रेशियो ऑफ अबाउट बाई द वेट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे थर्मेट की बात आती है। थर्मेट मिक्सचर जो होता है वो तैयार किया जाता है, आपकी जो पटरियाँ होती हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा गैप होता है। तो रेल की पटरियाँ देखी होंगी, उसमें गैप होता है। इस गैप में वेल्डिंग करने के लिए एक थर्मेट मिक्सचर तैयार किया जाता है। थर्मेट वेल्डिंग भी कह सकते हैं, और थर्मेट वेल्डिंग में थर्मेट मिक्सचर होता है। वो जो होता है वो एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड का होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड का होता है। तो जो एल्यूमिनियम होता है वो 1 होता है और 3, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एल्यूमिनियम का 1 है, 1:3 है ना, 1:3। तो 1 तो एल्यूमिनियम हो गया और 3 हो गया आयरन। ये ध्यान रखना, पहले से उसके आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम दे दे तो ये ध्यान रखना एल्यूमिनियम कितना है और आयरन कितना है। तो एल्यूमिनियम को कम रखा जाता है, मतलब कुछ भी इसका बहुत सारा मतलब होता तो कंपोजिशन है, मतलब उसको क्या करेंगे हम 1:3 में मिलाएंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम कम लेंगे 1 रेशियो में, और 3 को ज़्यादा, मतलब आयरन ऑक्साइड होगा उसको ज़्यादा लेंगे, ठीक है। और ये रेल की पटरियाँ होती हैं उसमें ये थर्मेट वेल्डिंग होती है, वो यूज़ करी जाती है। बहुत बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। द फिनोमिना ऑफ वेल्ड डिके ऑकर्स इन। वेल्ड डिके की प्रघटना में होती है, वेल्ड डिके की प्रघटना में होती है। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है, वेल्ड डिके, ठीक है। वेल्ड डिके किस में होता है, तो ये स्टेनलेस स्टील में होता है। जब हम स्टेनलेस स्टील में वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्साइड की परत बन जाती है। ऑक्साइड की परत बन जाती है, इससे क्या है, जब वेल्डिंग करते हैं ना, तो वेल्डिंग हमारी सही नहीं होती है, ठीक है। इसको इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। इसको जो ऑक्साइड की परत होती है उसको रिमूव करा जाता है, उसके बाद हमें वेल्डिंग करनी होती है स्टेनलेस स्टील में। तो उसने पूछा है कि वेल्ड डिके जो होता है उसकी जो परिघटना है, ठीक है, वो किस में होती है, स्टेनलेस स्टील में। याद रखना है इसको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये है रेजिस्टेंस वेल्डिंग से। द हीट जनरेटेड, हीट जो जनरेटेड होती है एच रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज द एक्सप्रेस बाय। तो ये आई जो होता है वो करंट होता है, आर होता है रेजिस्टेंस ऑफ एरिया, एंड टी होता है टाइम ऑफ फ्लो एंड करंट। तो किसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, I²R T, ठीक है। आई आपकी करंट हो गया, आर हो गया रेजिस्टेंस, और टी हो गया समय। तो I²R T, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। आगे देखते हैं अभी क्वेश्चन। देखो, द डिस्टेंस फ्रॉम द जॉइंट रूट टू द टो ऑफ द वेल्ड इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे इसको, डिस्टेंस जो होती है वो जॉइंट रूट और टो। अब समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब इसको हम लेग बोलेंगे, ठीक है। अब मैं इसको समझा दे रहा हूँ एक बार सही तरीके से। जैसे आप देखो, जैसे आप वहीं पे इस तरीके की वेल्डिंग करते हो, इस तरीके से, ठीक है। ये कोई एल शेप का शेप है, यहाँ पे आपने क्या किया, वेल्डिंग किया, इतना आपका वेल्डिंग हो गया, ठीक है। वेल्डिंग हो गया तो यहाँ तक इस पॉइंट को हम बोलेंगे, यहाँ तक इस पॉइंट को बोलेंगे यहाँ पे टो, ठीक है। तो ये जो एरिया हो गया ये वेल्डिंग फेस हो गया, वेल्ड फेस हो गया, ठीक है, वेल्डिंग फेस हो गया। और यहाँ तक जो हो गया, इस पॉइंट को हम इस यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पॉइंट को बोलेंगे
ये हो गया तुम्हारा, ये भी, ये टो, इसको भी हम टो बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान रखना। और इसके अंदर की इस तरीके से इतना दूरी तक है वो थ्रॉट बोलेंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट आते हैं वेल्डिंग स्पेसिफिकेशन के, वो देख लेना एक बार सही तरीके से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अप्रोक्सीमेट फ्लेम टेम्परेचर प्रोड्यूस बाई ऑक्सी एसिलेंट गैस वेल्डिंग। तो कितना बताया था मैंने आपको, बताइए, 3200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 3200 डिग्री सेल्सियस याद करना है इसको। गैस वेल्डिंग में जो होता है वो 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है विच फ्लेम ऑकर व्हेन द ऑक्सीजन टू एसिलीन रेशियो 1.1 to 1। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, 1.1 है, 1 है, तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा। मैं बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन में ही, ऑक्सीडाइजिंग, जिसमें 1.1 ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग होगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। इन ऑक्सी एसिलीन गैस वेल्डिंग रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन पर यूनिट मास इज। तो कंप्लीट कंबशन के लिए जो होता है पर यूनिट मास, ठीक है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है वो 2.5 होती है, याद रखना है इसको, ठीक है, 2.5 होती है। कितना, 2.5 होती है। ये कुछ डायरेक्ट वैल्यू है। ऑक्सीजन वेल्डिंग में जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है कंप्लीट कंबशन, ठीक है, कंप्लीट कंबशन पर यूनिट मास के लिए वो 2.5 होती है, याद रखना इसको। आगे देखते हैं, इन इनर्ट गैस वेल्डिंग जनरली यूज गैस इज। देखो इनर्ट गैस यूज करी जाती है वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग नहीं, इनर्ट गैस वेल्डिंग नहीं है ये, ठीक है, इनर्ट गैस है ओनली, ठीक है। ये इनर्ट गैस होती हैं वो यूज़ करी जाती हैं, ठीक है, सभी वेल्डिंग में लगभग लगभग। तो इसमें करी जाती हैं हमारा आर्गन और हीलियम, ठीक है, आर्गन होता है और He होता है हीलियम, ठीक है, आर्गन और हीलियम करी जाती हैं। जैसे मान लो आपकी कोई भी वेल्डिंग हो रही है, देखो कोई भी वेल्डिंग हो रही है, इसमें हमने वेल्डिंग करी, ठीक है, वेल्डिंग करी, तो आर्गन और हीलियम गैस इसलिए यूज़ करी जाएंगी। जैसे अब एनवायरमेंटली में देखो ऑक्सीजन भी होती है जो ऑक्सीजन की लेयर बना देती है, ऑक्सीडाइज करती है, ठीक है, नाइट्रोजन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ये सारी गैसें इस पे इफ़ेक्ट करेंगी, इस पे वेल्डिंग पे। तो हम क्या करेंगे कि हीलियम और आर्गन की हम गैस अगर यूज़ करेंगे वेल्डिंग में तो एक कवर बना लेगी ऐसे करके पूरा, ठीक है, जिससे क्या है कि ये गैसें होंगी इस पर इफेक्ट करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, नेगलेक्ट कर देगी ये, जिससे हमारी वेल्डिंग है वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के संपर्क में अगर आ जाती है कोई भी वेल्डिंग तो वेल्डिंग ख़राब हो जाती है, उसको बचाने के लिए आर्गन और हीलियम हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज जनरली कैरिड आउट ऑफ एट। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग सामान्यतः पर किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो होती है वो वैक्यूम कंडीशन में कर सकते हैं इसको, ठीक है, वैक्यूम कंडीशन में कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, वेल्ड स्पैटर इज ए, वेल्ड स्पैटर क्या है बताइए। वेल्ड स्पैटर जो है वो एक वेल्डिंग डिफेक्ट है। कैसे होता है भाई, जैसे हमने वेल्डिंग करी, ठीक है, हमने वेल्डिंग करी, यहाँ पे वेल्डिंग करी, मान लो ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये इस तरीके से हमने, ठीक है, तो वेल्डिंग करने के बाद ये देखा होगा कोई भी प्लेट पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे छींटे पड़ जाते हैं इस तरीके से गोल गोल पास में, ठीक है, ये पड़ गए, तो ये वेल्डिंग स्पैटर है, वेल्डिंग स्पैटर, इसको वेल्डिंग स्पैटर बोलेंगे, ठीक है। तो एक वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस क्या हो गया भाई, फ्रिक्शन वेल्डिंग हो गया, ठीक है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए भाई क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इनमें से कौन सा
भोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं करती है। कौन सा नहीं करती है भाई? कंज्यूम इलेक्ट्रोड होता है ना, वो यूज़ नहीं करती, ठीक है। तो GT गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है, ये नहीं करती है, बाकी ये सभी हैं वो करती हैं, ठीक है। कंज्यूम इलेक्ट्रोड, कंज्यूम मतलब जिसमें इलेक्ट्रोड है वो खर्च होता जाता है, इसमें खर्च नहीं होता है, ठीक है। बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, TIG MIG में बहुत इंपॉर्टेंट था वो क्वेश्चन। आगे देखिए, ग्रे आयरन यूजली वेल्डेड बाई, तो ग्रे आयरन या फिर ग्रे कास्ट आयरन मैंने आपको बताया था कि कौन सी होती है भाई? गैस वेल्डिंग, ठीक है। लोह पे आमतौर पर इसमें वेल्ड किया जाता है, वो गैस वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग होती है, वो ग्रे कास्टर पे यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर करते हैं। आगे देखिए, थर्मिट का मैंने बता चुका हूँ क्या क्या होता है भाई। यहाँ पे थर्मिट वेल्डिंग का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड 1:3 में होता है क्या? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड, तो ये 1:3 होता है, ठीक है। जो कि थर्मिट वेल्डिंग जो होती है वो हमारी जो पटरी होती हैं ट्रेन वाली, ट्रेन चलती है वो वाली पटरी होती है, उसको हम वेल्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देखना कभी अब ट्रेन में जब जाओगे तो वेल्डिंग करते हुए कुछ लोग दिखाई देंगे, थर्मिट वेल्डिंग का। आगे देखेंगे क्वेश्चन, प्री हीटिंग इज ए एसेंशियली इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में प्री हीटिंग आवश्यक है कास्ट आयरन में, ठीक है। प्री हीटिंग में मतलब क्या हो गया? प्री हीटिंग का मतलब होगा हम उसको पहले से ही हीट करेंगे, ठीक है, पहले से ही हीट करेंगे। हीट करने का मतलब होता है उसमें एक फ्लेम ऐसी होती है, जैसे मान लो ये इस तरीके की फ्लेम चल रही है, ठीक है। तो आगे है ना वेल्ड सतह होगी, उस पर हीटिंग कर दी जाएगी आगे को, ठीक है, आगे को हीटिंग कर दी जाएगी और यहाँ से वेल्डिंग होती चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। पहले से और इस डायरेक्शन में हम करेंगे मान लो, तो पहले से ये हीटिंग होती जाएगी और उसके बाद ये वेल्डिंग होती जाएगी, तो इसको हम प्री हीटिंग बोलेंगे, जिससे कि हमारी वेल्डिंग अच्छी हो जाती है। तो कास्ट आयरन पे इसको करेंगे, बी आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो अब मैं करा रहा हूँ, ये वाला। ब्लैक कलर इज जनरली पेंटेड ऑन, मतलब काला रंग सामान्यतः किस पर किया जाता है, कि कौन सा सिलेंडर होता है, ठीक है। सिलेंडर की बात करें तो काला कलर होता है वो किस पे किया जाता है भाई? बताइए, किसी को पता है इसका आंसर? ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर वो काले कलर का होता है, ठीक है। ये O2 का सिलेंडर हो गया, और एक होता है C2H2 एसिटिलीन, मरून कलर का होता है। कौन सा होता है? मरून। ये भी आया है, बहुत बार पूछा है, मरून कलर का इंडियन ऑयल में पूछा गया था, मरून कलर का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है C2H2 का, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे भाई। देखिए, फ्लक्स आर यूज्ड इन वेल्डिंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मोल्टेन मेटल एंड द सरफेस टू जॉइंट फॉर्म, पिघली हुई धातु और जोड़ी जाने वाली सतह को इनमें से किससे सुरक्षित रखने के लिए वेल्डिंग में फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? बताइए भाई। तो हम जो फ्लक्स यूज़ करते हैं ना वेल्डिंग में, फ्लक्स मतलब जो जैसे वेल्डिंग के ऊपर जो वायर होता है हमारा, इलेक्ट्रोड होता है, तो फ्लक्स होता है ये जो ऊपर जो फ्लक्स लगा हुआ है मटेरियल, ठीक है। इसको हम ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्साइड से बचाने के लिए, समझ में आ गया, जिससे हमारी वेल्डिंग ख़राब ना हो, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, द मटेरियल यूज टू कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई? कोटिंग पे जो इलेक्ट्रोड पे कोटिंग करी जाती है, मैं बार बार बता चुका हूँ, फ्लक्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है, एक गैस यूज इन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस, इनर्ट गैस वेल्डिंग में आमतौर पर कौन सी गैस यूज़ करी जाती है? मैंने बताया था हीलियम करी जाती है और आर्गन करी जाती है। तो कहाँ है भाई? हीलियम और आर्गन, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए, द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इन यूज, तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है वो किस में होता है भाई? MIG में होता है, और TIG में होता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं भाई, आगे देखिए, कार्बोराइजिंग फ्लेम इज द यूज टू वेल्ड मेटल लाइक, तो मैंने बताया था कार्बोराइजिंग फ्लेम जो होती है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? एल्यूमिनियम निकल और मोनेल, ठीक है।
सी इसका आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम, निकल और मोर। कार्बोराइजिंग का मतलब हो गया जिसमें कार्बन, जिसमें जैसे ऑक्सीजन होती है हमारी और C2H2 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन और C2H2, तो जिसमें ऑक्सीजन होगी वो कम हो गई, ठीक है, C2H2 ज़्यादा हो गई, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम बोलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट कॉमन यूज टू फ्लेम इज गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में कौन सी फ्लेम यूज होती है? न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। न्यूट्रल फ्लेम यूज होती है जिसका रेशियो होता है 1:1, ठीक है, 1:1 होता है, ये ध्यान रख लेना। चलिए आगे, ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्टन मेटल इज प्रोड्यूस बाई ए जॉइनिंग द मेटल। किस प्रकार की वेल्डिंग में धातुओं को जोड़ने के लिए पिघली हुई धातु को उड़ेला जाता है? आर्क वेल्डिंग, थर्मेट वेल्डिंग, MIG और TIG। जो भी आपको करेक्ट आंसर लगे वो बताना ज़रूर, ठीक है। 30 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थे। और वीडियो को भाई लाइक ज़रूर करना, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसकी जो PDF है विद आंसर मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। आज कोशिश करूंगा इसकी टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दूं PDF जितनी कराई हैं, ठीक है। वो टाइम लगता है थोड़ा सा और टाइम मिलता नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ITI की अलग होगी, डिप्लोमा का अलग होगा, उसमें लिखा होगा फॉर डिप्लोमा होल्डर टेलीग्राम ग्रुप, और ITI के लिए जस्ट ITI वाला नीचे होगा, ठीक है। चलिए।